Hello students, in this video we will start off with current electricity. Okay. Now when I say current electricity, it is basically electricity is nothing but movement of charges. Okay. Now इसके पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था that was electrostatics. Now when I say electrostatics, statics मतलब static, something that is stationary. So electrostatics was about stationary charges. Now when we talk of current electricity is all about movement of charges. Okay. Now the simplest example is if you consider a wire, जो हमारे घर पे ये wires होती है, copper wires. Now copper wires are nothing but हमें ये पता है कि metals जो होते हैं, metals के अंदर free electrons होते हैं. So जैसे for example copper है. Okay, इसके अंदर free electrons होंगे and copper ions होंगे. हाँ, ये जो कॉपर आयंस है आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ है. दे विल फॉर्म अ कर्नल, दे विल फॉर्म अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लेटाइज स्ट्रक्चर बनेगा. ओके. एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन रैंडमली मूव एनीवेयर. ओके, दीज आर योर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दिस इज समथिंग दैट यू नो, ये आप लोगों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है. So any metallic conductor will have metal ions which are fixed. These are fixed ions, fixed metal ions, and in metal ions के बीच में ये जो free electrons होते हैं, they can move. Okay. Now when you do not apply potential difference, जब आप potential difference apply नहीं करते तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है. नाउ द क्वेश्चन इज किसी भी डायरेक्शन में मूव क्यों करता है? द रीजन इज बिकॉज कि मान लो इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन्स. इन दैट केस दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आयंस दे हैव समथिंग कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर. ओके, इनका मोशन होता है जिसको हम लोग थर्मल मोशन या थर्मल एजिटेशन कह सकते हैं. थर्मल मोशन और एजिटेशन. ठीक है. अब इस थर्मल मोशन या एजिटेशन के वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे रैंडमली मूव इन एनी डायरेक्शन. ये जो आयंस होते हैं, दे आर फिक्स्ड. बिकॉज दे आर फिक्स्ड दे कैन नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन. वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है. वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे. दे विल वाइब्रेट. बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, एंड बिकॉज दे आर फ्री टू मूव रैंडमली दे विल मूव इन एनी डायरेक्शन. सो व्हाट विल हैपन इज सम इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन, सम विल मूव इन दिस डायरेक्शन, सम विल मूव इन दिस डायरेक्शन, सम विल मूव इन दिस डायरेक्शन. सो इससे ना दो चीजें होती है. फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज if you look at the net velocity of the electrons, मतलब इन सारे, मान लो इसकी वेलोसिटी u1 है. ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 है, सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u2 है. तो आप इन सारे वेलोसिटीज को ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज 0. ओके, क्योंकि ये सारे वेक्टर्स रैंडमली सारे डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. सो देयरफॉर आई कैन से एवरेज वेलोसिटी of these free electrons is equal to 0. Now when I say average velocity is 0, इसका मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है. कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो इस केस में आई से therefore net current is 0. Net current in the conductor is 0. Okay. The reason is because these electrons are randomly going in any direction. इस random motion के वजह से पता है क्या होता है? The average velocity becomes 0. When I say average velocity becomes 0, तो which means electrons are not going in any particular direction. ऐसा नहीं हो रहा है कि ये सारे electrons on an average left hand side की तरफ जा रहा है या on an average right hand side की तरफ जा रहा है. ऐसा नहीं हो रहा. ये इनका net motion on an average is 0. So that is why we say that net current in the conductor is 0. आपका net current जो है वो 0 है. Second thing that will happen over here is because these electrons can move, इस motion के वजह से क्या होता है कि these electrons randomly collide with each other. Electrons
collide with each other. अच्छा, at the same time these electrons also collide with these atoms. ये atoms के साथ भी collide करता है, and also with metal ions. ओके, ठीक है. अच्छा, नाउ मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे है. ओके, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ कोलाइड करने वाला है. तो यहां से जब ये यहां तक जाएगा तो इसके बीच में, मतलब यहां से यहां पे पहुंचने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा इसको. इट विल बी अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, बट स्टिल कुछ टाइम लगेगा ना इसे. सिमिलरली मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ कोलाइड करेगा तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कुछ तो टाइम लगेगा. सो इस टाइम को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम. सो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? व्हेन आई से रिलैक्सेशन टाइम, इट इज बेसिकली द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स. बिटवीन टू कोलिजन्स. ओके, सो इस टाइम के दौरान इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव. इट इज फ्री टू मूव, वो कोलाइड नहीं कर रहा है. सो इट इज द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स. इसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम. ओके, नाउ ड्यूरिंग दिस रिलैक्सेशन टाइम, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, ड्यूरिंग दिस रिलैक्सेशन टाइम द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी हाई. ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम ये जो स्पीड है दैट इज एक्सट्रीमली हाई. द स्पीड इज ड्यू टू थर्मल मोशन, राइट? स्पीड ड्यू टू थर्मल मोशन इज वेरी हाई. एंड आप खुद ही सोचिए, बहुत ही ऑब्वियस है. सी, अगर जो आपको VRMS का फॉर्मूला याद है तो VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m. ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन्स का अगर जो आप मोलार मास कैलकुलेट करोगे तो दैट इज नेग्लिजिबल. इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल. एंड बिकॉज ये नंबर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का अपना मास ही बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोलार मास वुड बी मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो मोलार मास और कम होगा ना, बहुत कम होगा मोलार मास. तो वेलोसिटी VRMS वुड बी वेरी हाई और एवरेज वेलोसिटी वुड बी वेरी हाई. सो ये जो थर्मल मोशन के वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड है जो रिलैक्सेशन टाइम के बीच में होती है, दैट इज वेरी वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई. सो अब तक हमने क्या देखा है? अब तक हमने यही देखा है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. अच्छा, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव, इनका मोशन बहुत ही रैंडम होता है. ना रैंडम मोशन की वजह से एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, आपका नेट करंट कंडक्टर के अंदर 0 होता है. अच्छा, उसके बाद द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम. एंड ड्यूरिंग दिस रिलैक्सेशन टाइम द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली हाई, वेरी वेरी हाई. ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ओके, let's say you have two particles of same mass m. Okay, and एक मान लो ऐसे आ रहा है with velocity v. This is then coming with velocity v again. Okay, तो इस केस में कोलिजन के बाद, अगर जो ये इलास्टिक कोलिजन है तो कोलिजन के बाद क्या होगा आपको पता ही है. आफ्टर इलास्टिक कोलिजन this will move with velocity v and this will also move with velocity v. करेक्ट. नाउ अगर जो हमें अब इस मास पे फोकस करो तो इस मास का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? द फाइनल मोमेंटम, मान लो ये डायरेक्शन, सो आई एम फोकसिंग ऑन दिस मास. सो चेंज इन मोमेंटम वुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम दैट इज m इंटू वी माइनस इनिशियल मोमेंटम जो इस डायरेक्शन में, तो माइनस mv होगा. ओके, दिस इज योर basically change in momentum that is equal to 2mv. Okay, now the force on this electron, see इसका momentum change क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ये इसके साथ कोलाइड कर रहा है, ये पार्टिकल इस पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ना. जैसे ये इस तरह का कोलिजन होगा तो ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल के ऊपर ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. इसके वजह से ये कोलिजन के बाद इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन.
how much is this force equal to? If you look at this force is equal to delta P upon delta T, that is 2mv by delta T. Okay. Now if you look at this force, जो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है या फिर इस इलेक्ट्रॉन पे ये आयन्स लगा रहा है कोलिजन के बाद, you can see that this force is directly proportional to the velocity. Correct? Now इस चीज का हम लोग आगे जाके यूज करेंगे. We will be using this thing going ahead. So अब तक जो बेसिक से ही आपको समझ में आ चुका है कि मतलब when you do not apply any potential difference, आप कोई भी एक वायर का टुकड़ा दो तो आप बस उसको ऐसे ही हाथ लगाओ तो शॉक नहीं लगता ना. आप जब उसमें से करंट पास करते हो, जब आप उस वायर को प्लग में इंसर्ट करते हो और फिर हाथ लगाते हो तब शॉक लगता है. बट जब तक आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करते आपको शॉक नहीं लगता. द रीजन इज बिकॉज कि उसके अंदर नेट करंट जो होता है दैट इज इक्वल टू 0. नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस. आप जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो व्हाट हैपेंस? ओके, सो यू हैव दिस, ये वायर है, ये आपके आयन्स है. ओके, दीज आर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4, ये सारे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, अब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो. अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना. सो लेट्स से इफ यू हैव ऑल पॉजिटिव चार्जेस ऑन दिस साइड, all negative charges on this side, तो यहां पे एक potential दी और applying a potential difference across this conductor. Now ये जो potential difference है, this potential difference will create an electric field. ये electric field कहां से कहां पे होगी? From positive charge towards negative charge. So your electric field would be in this direction. ठीक है. So potential difference creates an electric field. हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारे कंडक्टर के अंदर होगी. ये ऐसे इस तरह से ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. नाउ ये जो चार्जेस है, ये जो पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना. तो लेट मी ड्रॉ दिस ओवर हियर अगेन. नाउ अब मैं ये आयन्स नहीं बनाता, लेट मी ओनली ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ अब क्या होगा? द थिंग इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, इन इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन पे जो फोर्स लगेगा इट विल बी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, इस पे जो फोर्स लगेगा इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे, वो फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा. एंड ये फोर्स कितना होगा? दिस फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन E मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E. ओके, नाउ आइडियली इस फोर्स के वजह से इलेक्ट्रॉन्स शुड कम ऑन दिस साइड ना. फटाफट 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 दे शुड कम ऑन दिस साइड, क्योंकि इन पे फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू लुक एट दिस इलेक्ट्रॉन, इवन दो इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, बट जैसे ही यहाँ पे आने की कोशिश करेगा ये कोलाइड होगा ना. ये पहले मान लो इसके साथ कोलाइड होता है, कोलिजन के बाद इट विल गो इन दिस डायरेक्शन. फिर वापस इस पे फोर्स, तो आप देख रहे हो इस पे फोर्स E इंटू E, ये राइट हैंड साइड की तरफ लग रहा है. तो फोर्स इस पे ये राइट हैंड साइड की तरफ लग रहा है, तो इट विल अगेन ट्राई टू कम इन दिस डायरेक्शन. जैसे ये डायरेक्शन में आएगा ये वापस इसके साथ कोलाइड करेगा. कोलिजन के बाद ये ऐसे आएगा, वापस इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, तो इट विल गो अहेड. यहां से वापस ये यहां पे जाएगा, फिर ये यहां पे जाएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे जाएगा, फिर यहां पे जाएगा, एंड इवेंचुअली यहां पे जाएगा. सो इतना सा जो पाथ कवर करना है, इतना सा पाथ कवर करने के लिए इसका पाथ देख रहे हो कितना जिगजैग मोशन है. सो बेसिकली अगर जो ये कुछ भी नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन फट से ऐसे आगे आ जाता. बट बिकॉज ऑफ दीज एटम्स एंड बिकॉज ऑफ दीज अदर इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे हमेशा अपोजिंग फोर्स लगता है. राइट, मतलब ये आगे आने की कोशिश कर रहा है, बट बिकॉज इसके साथ कोलाइड हो रहा है, तो कोलिजन के वजह से ये आराम से आगे नहीं आ पा रहा है. कोलिजन के वजह से इसका जो मोशन है दैट मोशन इज गेटिंग अपोज्ड. सो आई कैन से दिस कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स, इस पर ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स तो ये डायरेक्शन में लग ही रहा है,
बट बिकॉज इट इज कोलाइडिंग विद दीज पार्टिकल्स, कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है कि इन कोलिजन्स के वजह से इस पे एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है, जो मैं मान सकता हूं ऑन एन एवरेज अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि अपोजिंग फोर्स नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन फट 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 यहां पे आ जाता ना, बट बिकॉज ऑफ दीज कोलिजन्स इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एंड उस अपोजिंग फोर्स के वजह से F opposing, and this is due to collisions. Okay, इस पे जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है, दिस इज ड्यू टू कोलिजन्स. ओके, नाउ ये हमने देखा कि फोर्स ड्यू टू कोलिजन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, राइट. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा. तो ये जो अपोजिंग फोर्स लगेगा इस पे, आई कैन राइट दिस एज दिस अपोजिंग फोर्स is equal to some constant into velocity v. So now let's try to see this. So if you consider any electron, इस electron पे there are two forces acting. One in this direction due to electric field, and second one is opposing force due to collisions. Okay. So therefore net force on the electron is equal to E into E minus opposing force, that is K into V. ठीक है. Okay. Now once we know the net force, we can find out the acceleration. Acceleration will be E by m minus KV by m. Now जैसे जैसे acceleration होगा, if your acceleration is positive, okay, it means velocity of these electrons will keep on increasing. And जैसे ये velocity increase होती जाएगी, आपका ये term जो है वो increase होता जाएगा, and आपका जो acceleration है, that acceleration will keep on decreasing. Eventually एक ऐसा time आएगा जब इसकी velocity enough increase हो जाएगी कि this term will become equal to this term and your acceleration will become equal to 0. उस वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, टर्मिनल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको लिखा जाता है VD. And when it reaches VD, your acceleration becomes equal to 0. So when acceleration is equal to 0, ये मेरा equation क्या होगा? This is E by m minus K VD by m. Okay. So therefore, drift velocity becomes equal to E by K. K जो है, K ये वो मेजर करता है अपोजिशन कितना है, अपोजिशन वाइड, अपोजिशन ड्यू टू कोलिजन्स. सो इट मेजर्स द अपोजिशन. ओके, नाउ जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये जो फैक्टर K है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर मटेरियल डिपेंडेंट. Okay. So as temperature increases, the value of K increases. Value of K increases, your drift velocity decreases. Now what does drift velocity tell you? Now drift velocity आपको पता है, हमने जब स्टार्टिंग में देखा था कि जब आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते तो योर एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज 0. करेक्ट. अब यहाँ पे व्हेन यू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तब उस केस में एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, average velocity of all electrons is v1 plus v2 plus v3 so on and so forth divided by n. This is not equal to 0. ये जो आपकी average velocity है, this average velocity now becomes equal to your drift velocity vt. So drift velocity basically tells you कि on an average electron किस velocity से आगे जा रहा है. So a simple terms में, let's say if this is your conductor, इस कंडक्टर की लेंथ है 1 मीटर, एंड मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है let's say 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड.
तो इवेंचुअली इस एंड से इस एंड पे जाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? सो टाइम वुड सिंपली बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. Distance is 1 meter, that is 100 centimeters. This is 1 centimeter per second, so you will get this as 100 seconds. So 100 seconds में जो है वो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचेगा. ठीक है. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली ये ना बहुत छोटा नंबर होता है. इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर. इट इज इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. वही ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम जो थर्मल मोशन के वजह से इसकी स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज वेरी वेरी हाई. मतलब अराउंड 10⁴, 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड, इतनी ज्यादा होती है. बट ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी लेस. इट इज इन टर्म्स ऑफ सम सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. ओके. सो कोलिजन्स के वजह से इलेक्ट्रॉन तुरंत यहां से यहां पे नहीं जाता. वो उसका मोशन इतना रैंडम होता है कि वो धीरे 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 यहां पे पहुंचता है. I hope you have understood this concept of drift velocity. ये drift velocity का concept कब आता है? जब आप potential difference apply करते हो. ये potential difference electric field create करता है. इस electric field की वजह से all these electrons slowly start moving in this direction. ठीक है. Now we have seen that कि जैसे जैसे आप temperature बढ़ाओगे, electrons का जो motion है, वो उनका जो thermal motion है वो बढ़ता जाएगा. So let's say okay, I'll consider two conductors. Okay, this is यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है. This is at temperature T1, this is at temperature T2. Okay, let's say T1 पे मान लो कि आप पोटेंशियल डिफरेंस ये डायरेक्शन में, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्जेस है. आप जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो वो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसी है आपकी. ओके. तो इस पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, these electrons will start moving in this direction. Okay. Now let's say if at temperature T1 हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन स्मूथली तो आगे आ नहीं सकता, तो ऐसे कोलाइड करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे इसका मोशन होगा, and eventually it will reach over here. Okay. Now if you reduce the temperature, let's say if T2 is less than T1, okay, यहां पे जितना इसका रैंडम मोशन है ना, इतना रैंडम मोशन नहीं होगा. फिर ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे कुछ होगा. यू कैन सी इफ यू कंपेयर दिस एंड दिस, द रैंडमनेस इन द मोशन हैज reduced. So I can say that as temperature reduces, drift velocity increases. You can see that obviously, मतलब इस केस में यहां से यहां पे पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मोशन बहुत ज्यादा रैंडम है. इस केस में यहां से यहां पे पहुंचने में रिलेटिवली आपको कम टाइम लगेगा. ठीक है. सो एज टेम्परेचर रिड्यूसेस, रैंडमनेस इन द मोशन रिड्यूसेस. आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा रिड्यूस करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इवेंचुअली एक बहुत कम टेम्परेचर पे, मान लो टेम्परेचर T3 इज मच लेस देन T2, तो इवेंचुअली रैंडमनेस गायब हो जाएगी. ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बस ऐसे ही मूव करेगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस. इलेक्ट्रॉन जब ऐसे ही मूव करेगा तो यहाँ पे यू कैन सी दैट देयर इज नो रैंडमनेस. रैंडमनेस क्यों आ रहा है? कोलिजन्स के वजह से. एंड कोलिजन्स के वजह से वी सेड दैट देयर इज सम अपोजिंग फोर्स. यहाँ पे देयर इज नो रैंडमनेस. So which means there are no collisions, therefore no opposing force. No opposing force. And because there is no opposing force, ऐसे स्टेट को कहा जाता है, कंडक्टर का जो ये स्टेट होता है, इस स्टेट को कहा जाता है सुपर कंडक्टिंग. और कंडक्टर इज नाउ बिहेविंग लाइक सुपर कंडक्टर, जहां पे अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो. देयर इज नो अपोजिंग फोर्स. We say that resistance is zero. यहां पे सबसे ज्यादा अपोजिशन है क्योंकि टेम्परेचर सबसे ज्यादा है. अपोजिशन कम हुआ क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ. एंड यहाँ पे टेम्परेचर आपका T3 इतना कम है कि यहाँ पे अपोजिशन जीरो हो गया है. अपोजिशन जीरो हो गया है तो ये स्टेट को कहा जाता है सुपर कंडक्टर स्टेट. ओके.
नाउ सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आपका जो रेजिस्टेंस है दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0. फाइन. ओके. सो अब तक हम लोगों ने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है. वी हैड सीन दैट दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E by K. Okay. Now you can see that this drift velocity depends upon the electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है. एंड हमें ये पता ही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. लेट्स से द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस. Your potential difference is V divided by the length, that is L. Okay. So हम लोग यहाँ पे आते हैं. ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, this drift velocity depends on electric field. So I can write this as mu into E, where this is a constant, that is this is E by K. इस mu को कहा जाता है mobility of electrons. मोबिलिटी आपको ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितना आराम से मूव कर सकते हैं. मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आराम से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे मूव करेगा. ठीक है. ओके. Now we will do one more part and then end this lecture. We will try to find out the relationship between drift velocity and relaxation time. आपको याद है relaxation time मैंने आपको बताया था. It is the time period between two collisions. दो collisions के बीच का जो time period होता है इसको कहा जाता है relaxation time. Okay. Now let's consider a conductor. Okay. Now, okay, let's say initial velocity. So you have many electrons over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड आप अभी कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहे हो. तो जब आप कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, सब रैंडमली सारे डायरेक्शंस में मूव करेंगे ना. तो लेट्स से किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 है, तो वी नो दैट u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ, दिस इज इक्वल टू 0. ओके. सो बेसिकली आई कैन से सम ऑफ वेलोसिटीज या रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटीज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0. सारी वेलोसिटीज ओवरऑल एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगी. Okay. Now when you apply potential difference, what happens? Let's see that. Okay. यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. Now ये इलेक्ट्रॉन, let's say आप अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से अप्लाई करते हो, आप यहाँ पे एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हो, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा. अच्छा. Now between two collisions, if I just draw this over here, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है. वी नो दैट इवेंचुअली जैसे ये मूव करेगा इसके साथ कोलाइड करेगा. बट जब तक ये कोलाइड नहीं कर रहा है तो इसके बीच में जो इसका मूवमेंट है इट कैन फ्रीली मूव ना. इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कब होता है, जब ये किसी एटम, आयन या और एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, तब जाके इसका मोशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. सो आई कैन से दैट between two collisions electron is free to move, and between two collisions इस पे उस दौरान एक ही फोर्स लग रहा है, that only single force is due to this electric field. So I can say, okay, between two collisions, okay, only single force is applied, is experienced by the electron. And that single force is E into E. Okay. Now इस फोर्स के दौरान अगर जो मतलब इस टाइम के दौरान ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम अगर जो इस पे ये फोर्स लग रहा है,
ये फोर्स कांस्टेंट है ना, ई भी कांस्टेंट है और ई भी कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकता हूं, दैट इज v1 is equal to u1 plus at, करेक्ट। अच्छा, नाउ एक्सेलरेशन कितना होगा, इट इज फोर्स अपॉन मास, सो v1 is equal to u1, एक्सेलरेशन इज e into e, चार्ज इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस e होता है ना, तो लेट मी राइट इट दिस वे, माइनस e into e divided by mass of the electron, so force upon mass would be acceleration into t. Now this is for one electron, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, this is let's say t1, okay, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये रिलैक्सेशन टाइम है। Now if you add everything, what you would get is ये v1, ये u1 प्लस ये तो कांस्टेंट है माइनस ई बाय एम, ये t1, ओके। नाउ इफ आई डिवाइड एवरीथिंग बाय n, सो v1 बाय n, दिस इज u1 बाय n प्लस माइनस ई बाय m, T1 by n, where n is number of electrons. Now this is nothing but your average velocity, सारे electrons की average velocity, okay. V1 is basically the final velocity of one electron. ऐसे बहुत सारे electrons हैं, तो सारे electrons की velocities when you divide this by n, हमने इसी को तो drift velocity define किया था, V1 plus V2 plus V3 upon n, this is average velocity, that is Vd. So therefore आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा Vd, दिस इज समेशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज जो हमें पता है, दिस इज इक्वल टू 0, तो आपका ये टर्म 0 हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस ई बाय एम। अच्छा, t1 is relaxation time for first electron, t2 is relaxation time for second electron, so this becomes delta t. This is average relaxation time. So finally in terms of magnitude, ये तो हमने वेक्टर्स के टर्म्स में लिखा हुआ है, ओके। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड आप ये इक्वेशन ये लिखोगे, Vd is equal to e by m into tau. This is nothing but your average relaxation time. डेल्टा t के जगह पे आप जस्ट रिटर्न tau, ठीक है। So I hope you have understood this, the relationship between the average relaxation time and the drift velocity. ठीक है, fine. We'll stop over here.